हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम 10th क्लास की या 10th लेवल की साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइंस होता क्या है। कि जब कभी भी हम साइंस का नाम लेंगे तो साइंस का मतलब होगा हमारे आसपास जितने फिनोमिना हो रहे हैं, नेचुरल फिनोमिना या आर्टिफिशियल फिनोमिनास, तो उन फिनोमिनास की जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसी को साइंस कहा जाता है। अब अगर साइंस को देखा जाए तो बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी क्लास लेवल को ध्यान में रखा जाए और जो आपके बोर्ड ने डिसाइड किया है उसको ध्यान में रखा जाए तो मेनली साइंस को 3 कैटेगरी में हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। वन इज केमिस्ट्री, वन इज फिजिक्स एंड वन इज बायोलॉजी। वन बाय वन हम अलग अलग पोर्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। एक सिंगल वीडियो में सब कुछ हो पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग करते हैं अपन केमिस्ट्री वाले पोर्शन से। कोशिश करेंगे कि आगे जल्दी ही फिजिक्स और बायोलॉजी तक भी अपन पहुंच पाए। फिलहाल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री एंटायरली किस पर डिपेंड करता है कि ये मैटर क्या है, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का कंपोजिशन कैसा है, मैटर को बनाया कैसे जाता है, मैटर अगर बन जाए तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मैटर के जो यूज है वो क्या क्या है। इन सभी के बारे में जो कंप्लीट स्टडी की जाती है वही केमिस्ट्री है, राइट। तो अपन सबसे पहले केमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो 10th का सिलेबस है वो 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और उनमें से अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री सबसे पहले इस वाले चैप्टर से स्टार्ट होती है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अपन सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को इस सिंपल नोटेशन से अपन समझना स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल नोटेशन क्या कह रहा है? A goes to B, यानी A चेंजेस इनटू B। पहले A था, वो कुछ हुआ और इस B में चेंज हो गया। A का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और B बन गया। तो किसी एक चीज का दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन होना चेंजेस कहलाता है या रिएक्शन होना कहलाता है। ये दो तरह से हो सकता है, किसी फिजिकल फिनोमिना के द्वारा हो सकता है और किसी केमिकल फिनोमिना के द्वारा हो सकता है। तो जो फिजिकल फिनोमिना के द्वारा होगा तो फिजिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज इसको अपन केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब बात ये आती है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, किन चीजों को अपन केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो पहली चीज इतना तो आपको समझने में आ गया कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, एक मेटल दूसरे मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला फिनोमिना केमिकल रिएक्शन है। अब बात ये आती है कि एक मेटल दूसरे मेटल में कन्वर्ट क्यों हो रहा होगा? तो उसका कारण यही होगा कि शायद इस वाले प्रोसेस से उसे स्टेबिलिटी मिल रही होगी, या फिर जो हमने बाहर से एनर्जी दी उस एनर्जी की वजह से उसे कन्वर्ट होना पड़ रहा होगा, है ना। अगर कोई ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है तो वो तभी होगा जब उससे उसको स्टेबिलिटी मिल रही है। जैसे ऊपर से किसी चीज को छोड़े और वो नीचे आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली आ रही है, तो उसको नीचे आने पर स्टेबिलिटी मिल रही है क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रही है, और जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर आप नीचे से किसी चीज को छोड़ोगे तो अपने आप वो ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा होने से उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो कोई एक चीज ए से बी में अपने आप कन्वर्ट हो रही है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ रही है, उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है। अदरवाइज किसी आउटर फोर्स की वजह से भी आप ऐसी चीज को करवा सकते हो जो अपने आप नहीं होना चाह रही थी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपने आप होना तो चाह रही थी लेकिन उसको किसी न किसी स्टार्ट की नीड थी, धक्का लगाना पड़ रहा था, तो वो इनिशियल फोर्स भी लगाना पड़ सकता है किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में बदलने के लिए, और फिर हो सकता है कि उसके बाद वो अपने आप चलता रहे। जैसे एक मोमबत्ती थी, उसको आपने जला दिया माचिस से लेके, है ना, तो फिर वो उसके बाद चलने लगेगी रेगुलरली, आप उसको पकड़ के नहीं रहना पड़ रहा। लेकिन जब तक आप बाहर से फोर्स नहीं दोगे तो जलना स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें केमिकल रिएक्शन के अंदर आती है जिसमें ए बी में कन्वर्ट हो जाता है। अब ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया सोडियम में और हाफ क्लोरीन में।
तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था Na और Cl के बीच में कुछ बॉन्ड बना हुआ था, सोडियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे वो बॉन्ड ब्रेक हो गया और एक नया बॉन्ड बन गया क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या होता है, एक मॉलिक्यूल या एटम या कंपाउंड के बीच में जो भी बॉन्ड्स हैं वो रीअरेंज होते हैं और कुछ नए एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में मेनली क्या होगा, जो एटम्स के बीच में बॉन्ड्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होगा, वो डिकम्पोज होंगे और कुछ नए बॉन्ड बनेंगे। तो हमेशा केमिकल रिएक्शन में पुराने कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए कुछ बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और जब भी नए बॉन्ड्स बनते हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर। अब यहाँ से अपन मेनली वो चीजें स्टार्ट करते हैं जो आपके चैप्टर में गिवन है। पहली चीज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर ए बी में चेंज हो रहा है तो जो चीज बन रही है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट और जिससे बन रही है उसको बोला जाता है रिएक्टेंट। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसमें कुछ चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट है और चेंज होकर जो सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट। ये भी सब्सटेंस है, ये भी सब्सटेंस है। ये इनिशियल सब्सटेंस था, तो जो इनिशियल सब्सटेंस था उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो फाइनल सब्सटेंस बना हमारा उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट क्या है, तो जिस सब्सटेंस में चेंज हो रहा है वो रिएक्टेंट है और जो सब्सटेंस बन रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। ये अपने आप भी हो सकता है कभी, मान लो, या इसको कुछ आउटर फोर्स लगाना पड़ सकता है, ये अपने आप हो रहा है या आउटर फोर्स लगाकर हो रहा है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल मैंने इसकी कंडीशंस यहाँ पे नहीं लिखी है, केवल ये लिखा है कि किसी तरीके से ये इसमें कन्वर्ट हो गया। कैसी कंडीशन से फॉलो करता है हम आगे चलकर केमिस्ट्री के फ्यूचर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। राइट, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है वो हुई या नहीं हुई, ये हमें कैसे पता चलता है। मतलब अगर हम चाहें तो ये देखकर, कुछ चीजों को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन अकर हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए कुछ फिनोमिना है, यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ तो चेंज होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रही है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो होता है चेंज इन कलर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रिएक्टेंट हमने दिया, उसको किसी चीज से रिएक्ट करवाया और देखा कि थोड़ी देर बाद उस रिएक्टेंट का कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज हो गया तो हम ये कहेंगे कि कुछ ना कुछ रिएक्शन तो अकर हुई है, तभी तो इनिशियल सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन को आप ऑक्सीजन यानी कि एयर और वाटर की प्रेजेंस में रख दो तो कुछ टाइम बाद उसमें रस्टिंग आने लग जाती है, जंग लगने लग जाता है, यानी कि वो जो ग्रेइश ब्लैक कलर का आयरन था ना वो रेडिश कलर का आ जाता है, लाल रंग में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये क्या कहलाएगा, चेंज इन कलर वाले एग्जांपल के अंदर ये आ जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन कलर में जैसे जो आयरन था, जो ग्रेइश ब्लैक था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रस्टेड आयरन में, जो कि रेड जैसा आ जाता है। या सिल्वर ले लें, सिल्वर के कंटेनर्स को आप यूटेंसिल्स को कुछ टाइम तक रख दें बाहर एयर में तो धीरे धीरे वो थोड़े काले से ब्लैकिश होने लग जाते हैं। ये भी कलर चेंज का है और इन कलर चेंज को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही है। सेकेंड पोर्शन चेंज इन कलर के अलावा अपन कह सकते हैं चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट कैसे होती है, जैसे मान लो अमोनिया है जो गैस की फॉर्म में है,
इसकी रिएक्शन हमने करवा दी HCl से, ये भी गैस की फॉर्म में है। दो गैस को हमने एक कंटेनर में रिएक्ट करवाया। थोड़ी देर बाद अपन देखते हैं कि ये वाली जो ये दोनों रिएक्टेंट है अमोनिया और HCl, ये दोनों मिलजुल कर एक नए प्रकार का कंपाउंड बनाते हैं NH4Cl। अब आपको सबसे बड़ी बात ये कि कैसे पता चलेगा कि दोनों ने रिएक्ट करके ये बना लिया, तो उसके लिए इसकी फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लिखा है जी शो करता है गैस, ये जी शो करता है गैस, यानी कि दोनों भी गैस फॉर्म में है। ये दोनों मिलकर NH4Cl बना लिए जो कि सॉलिड में होता है। तो इसकी इनिशियल स्टेट कैसी थी, गैस, और फाइनल स्टेट हो गई एस यानी कि सॉलिड। तो जैसी चीजें गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई तो हमें आइडिया लग गया कि हाँ कुछ तो हो रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हैपन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग, इसके दो प्रूफ तो हमें मिल गए। एक है चेंज इन कलर, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें सब्सटेंसेस का कलर चेंज हो जाता है, और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें सब्सटेंसेस का स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, इस तरीके से, राइट। अब और क्या प्रूफ हमें चाहिए और कौन कौन से प्रूफ हमें मिल सकते हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपने को एक और तरह का प्रूफ मिल सकता है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस का बाहर निकलना। तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर जो कोई भी गैस बाहर निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप आगे चलकर देखेंगे कि किसी भी मेटल पे अगर हम एसिड डाल दें, जैसे कि अपन ने एसिड डाल दिया H2SO4, ठीक है, H2SO4 को बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है, 9th क्लास में भी आपने देखा होगा। ये हाइड्रोजन सल्फेट कहीं बोल दें या सल्फ्यूरिक एसिड कहीं बोल दें। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है FeSO4 और साथ में H2 गैस निकलती है। रिएक्शन क्या हुई, क्यों हुई, इसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये मान लो कि ऐसी कोई रिएक्शन है और इसमें से कुछ गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस जब भी निकलती है तो ये पॉप साउंड के साथ निकलती है और हमें आइडिया लग जाता है कि कोई गैस निकली है, राइट। तो ये गैस निकलने की वजह से हमें पता चल रहा है कि एक रिएक्शन हैपन हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है या नहीं, उसका थर्ड प्रूफ ये भी हो सकता है कि कोई गैस बाहर निकल रही है या नहीं, राइट। तो जब भी किसी मेटल पे हम एसिड डालते हैं तो कोई गैस बाहर निकलती है। इसके अलावा जब हम किसी चीज को जला देते हैं तब भी कोई ना कोई गैस निकल रही होती है, धुआं निकल रहा होता है, जिससे पता चल जाता है कि रिएक्शन हो रही है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक प्रूफ है किसका, कि रिएक्शन हो रही है या नहीं। तीसरी चीज जो ये गैस थी, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ चीज है प्रेसिपिटेशन, पीपीटी बनना, प्रेसिपिटेशन। तो ये भी एक प्रूफ होता है जिससे अपन को पता चल जाता है कि हाँ यार रिएक्शन हो रही है। जैसे मान लो एक बीकर है, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है या सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसके अंदर हमने रिएक्टेंट को मिक्स किया, दो अलग अलग रिएक्टेंट को मिक्स किया, और रिएक्टेंट मिक्स होने के बाद लास्ट में ऐसा पता चला कि ये तो नीचे जम गए। नीचे जम गए, पहले तो घुल रहे थे, मिक्स हो रखे थे, सॉल्यूबल थे, बाद में ये प्रेसिपिटेट हो गए, नीचे जाके बैठ गए, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो जब कोई चीज सॉल्यूशन से सॉलिड की फॉर्म में नीचे की तरफ चले जाती है, डाउनवर्ड्स, तो उस वाले प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो प्रेसिपिटेशन जैसे कि मान लो अपन ने एक NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम खाने में यूज करते हैं, उसको पानी में जब मिला दिया जाता है तो उसका सॉल्यूशन बोला जाता है NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका जो सॉल्ट है उसको आपने पानी में डाल दिया तो जो बना दैट इज NaCl सॉल्यूशन। उस NaCl सॉल्यूशन में अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डाल देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल देते हैं AgNO3, तो ये दोनों रिएक्ट करके AgCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? AgCl, और साथ में बन जाता है NaNO3। अब ये जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट होता है, PPT, नीचे बैठ जाता है, ये लाइट येलो या यूं कहो व्हाइट जैसा कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है। और ये प्रेसिपिटेट हमें अगर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट
कंटेनर है तो आराम से दिखाई देगा, जैसे ग्लास का कोई कंटेनर है तो हमें आराम से दिखाई देगा कि कोई चीज़ नीचे बैठ गई, पहले ऊपर खुली हुई थी, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई या रिएक्शन होने लगी तो धीरे धीरे नीचे की तरफ वाइट वाइट एक मैटर, एक सब्सटेंस जमा होने लग गया। और इस कनेक्शन की वजह से हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है, इसके 4 प्रूफ अभी तक हमें मिले, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, प्रेसिपिटेशन और एक इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक और प्रूफ हमें देखने को मिलता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजेस हो सकता है और ये भी हम अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी तक हमने देखे, जैसे कि अपन ने देखा चेंज इन कलर, वो अपनी आइज से सेंस हो जाता है। चेंज इन स्टेट, वो अपन छूकर या आइज से पता लगा सकते हैं। प्रेसिपिटेशन भी हम आइज से देख सकते हैं। अब ये जो टेम्परेचर चेंज है वो हमारे आइज वाले सेंसेस से पता नहीं चलेगा कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है या नहीं, उसको हमें छू के देखना पड़ेगा कि गर्म हो गया, हॉट हो गया या कोल्ड हो गया, ठंडा हो गया या गर्म हो गया, राइट। तो टेम्परेचर चेंज की वजह से भी हम ये ऑब्जर्व कर पाएंगे आसानी से कि कोई रिएक्शन हो रही है या नहीं। तो जैसे लाइम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको अगर अपन क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, तो जब इसको पानी में डाल दिया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसको बोलते हैं क्विकलाइन। और ये होता है हमारा स्लैक लाइन। यानी कि जब भी इस CaO को पानी में डाला जाता है किसी भी कंटेनर में, जैसे कांच का कंटेनर ले लिया, उसमें अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, फिर उसके बाद हमने देखा कि ये बन गया और उसको हाथ लगा के देखेंगे ना तो बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा। वो हॉट क्यों हुआ? क्योंकि जब ये दोनों इनके आपस के बॉन्ड टूटे, इनके आपस के बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, तो उस टाइम पे ओवरऑल हीट रिलीज हुई और वो हीट रिलीज हो गई कंटेनर पे आके। जैसे हमने हाथ लगाया तो हमें गर्म सा फील हुआ, ठीक है। तो गर्म फील हो रहा है कब? जब रिएक्शन हो रही है। तो जैसे ही गर्म लगेगा ना पहले से, तो हम कहेंगे कि यार कुछ रिएक्शन तो हो गई है ना। तो इस वाले रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है, यानी कि प्रोडक्ट में एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ही सही, दैट इज नॉन एज स्लेक लाइन, साथ के साथ हीट भी बनी। तो जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे वाले प्रोसेस में जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। और कभी कभी कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो हीट निकालती नहीं है बल्कि हीट लेती है, यानी कि कंटेनर की हीट भी खुद ले लेगी तो कंटेनर ठंडा हो जाएगा। और ऐसे प्रोसेस को कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। खैर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की डिटेल स्टडी हम कुछ टाइम बाद करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन ये देखते हैं कि क्या 5 प्रूफ हमारे पास है। पहला चेंज इन स्टेट, सेकंड चेंज इन कलर, थर्ड टेम्परेचर वाला मान लेते हैं, एक हो गया इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, और एक लास्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या था वो, व्हाटएवर दैट इज, आप इस वाली चीज को देख सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हो गए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसे देखिए आप अभी।